Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study O'Clock. So in this video we are going to do class 9th SST न्यू NCERT का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हमारा. इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है बट बुक का चैप्टर 8 है. दैट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. So basically this chapter is very interesting. It will help you understand economics better. इसमें हम समझने वाले हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, राइट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बनाती है. एंड हम समझने वाले हैं कि व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील्स विथ, देन व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स जिसको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट आंसर करता है, एंड हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेसेस दीज क्वेश्चंस. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स, नाउ इफ़ यू लुक एट दिस टाइटल एंड एवरीथिंग, इससे हमें समझ आ रहा है, हम समझने वाले हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स को और अच्छे से. इकोनॉमिक्स है क्या एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कौन किन क्वेश्चंस को आंसर करता है एंड कैसे आंसर करता है. ठीक है. एक चीज़ हम जिस पे यहाँ पे फोकस करने वाले हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसको हम समझेंगे कि यहाँ पर चॉइस क्या है एंड बेसिकली इसको प्रॉब्लम क्यों कहा जा रहा है, इस चॉइस में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. राइट नाउ ये बेसिकली चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स को ही इन डेप्थ समझने में हेल्प करेगा. सो आपको बताएगा इकोनॉमिक्स क्या है, तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपके इंटरेस्ट का है भी ये सब्जेक्ट क्या नहीं. एंड दिस विल हेल्प यू ऑल्सो डिसाइड कि आपको आगे स्ट्रीम्स में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लेना है या नहीं, बिकॉज इकोनॉमिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट रहता है. ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में भी आप ले सकते हैं, यू कैन टेक इट इन द कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल. उसका तो एक इम्पॉर्टेंट कोर रहता है. So let's start with this chapter with this, and do subscribe to my channel. I'll be coming up with very nice easy explanations of your NCERT for class 9th NCERT SST. So if you have not yet subscribed to my channel, do subscribe to my channel, and thank you for being there. So let's start with this chapter. The very first para, it says if you had to choose. So for example, I give you pocket money. For example, I gave you rupees 100. ठीक है. Now it's on you where you will spend these 100 rupees, right? You can either use these 100 rupees to buy shoes, or you can use these to buy a snack, or you can use this to buy, say your favorite chocolate, or you can use it to buy your favorite makeup product or cosmetic or something, or you can plan to save it. सो इट्स ऑन यू. सो उस 100 रुपीज़ से आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो एंड यू हैव अ चॉइस, एंड अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो एंड किस बेसिस पे वो चूज़ करते हो. एक और यहाँ पे इंस्टेंस दिया हुआ है स्कूल लाइब्रेरी का. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल लाइब्रेरी में 5 कॉपीज़ हैं, जो स्टोरी बुक है वो 5 हैं. ठीक है. बट जो बच्चे हैं जिनको वो बुक चाहिए वो 20 है. तो अब इस केस में क्या करें, क्या बच्चों को शेयर करने के लिए बोल दे, या स्कूल की लाइब्रेरी नई बुक्स ले बच्चों के लिए. इट इज़ अ चॉइस. ठीक है. देन कौन से टाइप ऑफ क्रॉप एक पर्टिकुलर फार्मर ग्रो करे, सॉइल, रेनफॉल एंड मार्केट डिमांड के ऊपर. फर्दर एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज अपने कैपिटल को, अपने पैसों को किस चीज़ में इन्वेस्ट करे, उसकी मशीनरी खरीद ले, या वो रॉ मटेरियल खरीदे उससे, या और ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करे. इट्स अ चॉइस. क्या गवर्नमेंट स्पेंड करे हाईवेज़ बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए. सो ऑल दीज आर चॉइसेस, राइट. तो ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल है जो हमें इकोनॉमिक चॉइसेस समझाती है, एंड ये समझाती है कि कैसे ये चॉइसेस डे टू डे बेसिस पे हर कोई लेता है, भले वो इंडिविजुअल है, एक एंटरप्राइज है, एक बिजनेस ओनर है, या गवर्नमेंट है. सबको चॉइस डिसीजन लेना पड़ता है. क्यों लेना पड़ता है वो हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जो हम चूज़ कर रहे हैं, जो हमारी प्रेफरेंस है, वो 2 चीज़ों से डिटरमाइन है. दैट इज़ योर नीड्स एंड योर वांट्स. नीड्स क्या है? नीड ज़रूरतें हैं. दीज आर एसेंशियल्स टू सर्वाइव. एक ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए. दोज आर योर नीड्स. ये आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, खाना, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई.
ऑल दीज आर योर नीड्स, यू नीड इट फॉर बेसिक सर्वाइवल, राइट। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेकंड है वांट्स। वांट्स है हमारी ख्वाहिशें जो अनलिमिटेड है, जो वांट जो नीड्स के बाद आती है, नीड्स से ऊपर है। जैसे कि कार खरीदना है, ब्रांडेड वॉच लेनी है, स्मार्टफोन लेना है या आईफोन लेना है, बड़ा बंगलो लेना है, अपना कोई फेवरेट लग्जरी ब्रांड का कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेना है। सो ऑल दीज आर योर वांट्स, दीज आर बेसिकली ह्यूमन डिज़ायर्स, ये चाहते हैं, these are your desires, and ये अनलिमिटेड होती हैं। wants are unlimited, they can never be fulfilled। अगर आज आपके पास साइकिल है तो आपको होगा कि कल आपके पास बाईसाइकिल हो। जब आपके पास बाइक आ जाएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास कार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये wants हैं जो बढ़ती ही चली जाती हैं, एंड इनका कोई एंड नहीं है, एंड दीज आर अनलिमिटेड। बट हमें इन चीज़ों की ज़रूरतें नहीं है, मतलब दीज आर बियॉन्ड नीड्स, ये डिज़ायर्स हैं हमारे खुद की। एंड नीड्स वो हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, फूड, शेल्टर, इन ये नीड्स, बेसिक नीड्स सबके पास होनी चाहिए, तभी ह्यूमन लाइफ में सर्वाइव किया जा सकता है। एंड वांट्स का कोई एंड नहीं है, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों कहते हैं, चूज़ क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए ही हमें चूज़ करना पड़ रहा है। सो रिसोर्सेज क्या हैं, बेसिकली रिसोर्सेज ही हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। हमने समझ लिया कि ह्यूमन की नीड्स भी है, वांट्स भी है, ज़रूरतें भी हैं, ख्वाहिशें भी हैं। उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो हम नेचर से डिराइव कर रहे हैं, राइट, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन बना रहे हैं, राइट। अब हम दे कैन बी पुट टू मैनी ऑल्टरनेटिव यूजेस एज वेल। जैसे कि आज मेरे पास, एज आई गेव यू 100 रुपीज़, आपके ऊपर है, आप उससे फ्रूट खरीदोगे या शूज़ खरीदोगे, राइट। ऐसी कुछ भी डिसीजन हमें लेना है तो हमें स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास स्कैर्स है, लिमिटेड है, इसलिए हमें चूज़ करना पड़ता है। बट अल्टीमेट गोल जो होता है हमारी लाइफ का या हमारी गवर्नमेंट का या एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट हो सकता है, बट बाकियों के लिए इट इज़ अबाउट इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीजिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एंड उसी के लिए ही हम ये सब करते हैं, राइट। नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लिया। अब एक चीज़ चूज़ करने के लिए हमें दूसरी चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। So the value of what is given up is known as the opportunity cost। एक न्यू टर्म आई है यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक्स की हमारे सामने, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जब हम एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर रहे हैं तो दूसरे को हम छोड़ रहे हैं। अगर हम फ्रूट नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह हम शूज़ ले रहे हैं, तो हम फ्रूट ले रहे हैं तो शूज़ को हम छोड़ रहे हैं। तो जो उनके अमाउंट का डिफरेंस है, जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर शूज़ की या कह लो फ्रूट की जो आप नहीं ले रहे हो, दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक फार्मर है और उसका एक लैंड है, एंड वो उस लैंड पे या तो बारले उगा सकता है या वीट उगा सकता है। एक ही चीज़ उग सकती है लैंड पे, एक टाइम पे छोटा लैंड है, या बारले उगा सकता है या वीट उगा सकता है। अब लैंड लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, तो फार्मर को चूज़ करना पड़ेगा कि वो वीट उगाए या बारले। ऐसा नहीं है कि वो दोनों उगा सके। इसलिए द फार्मर मस्ट डिसाइड कि उसे कितना उस पर्टिकुलर क्रॉप का उगाना है। अब यहाँ पे हम टेबल देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना लिया है, चलो यहाँ पे दोनों को मैनेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल फार्मर, तो कॉम्बिनेशन ए में बारले 0 है, वीट है 100 है, यानी कि पूरा का पूरा वीट ही उगा रहा है। कॉम्बिनेशन बी में वीट ज़्यादा उगा रहा है, बारले कम उगा रहा है। तो इन सब सिनेरियोज में इफ़ यू लुक एट इट, बेसिकली इसमें दिखा रहे हैं कि या तो सिर्फ बारले उगा रहा है या सिर्फ वीट
ग्रो कर पा रहा है, या तो फिर वीट ज़्यादा ग्रो हो रहा है बार्ले कम है, या कहीं में हम वीट ज़्यादा कर रहे हैं बार्ले कम कर रहे हैं। तो अलग अलग सिनेरियोज़ हैं हमारे सामने जो बेसिकली इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस ग्राफ से भी शोन है, जो बेसिकली दिखाते हैं कि हाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स आर बीइंग यूज्ड बाय दिस फार्मर यूजिंग ऑल अवेलेबल सोर्सेज। सो ये क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इट बेसिकली शोज ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड वीट प्रोड्यूस, यानी कि कितना प्रपोर्शन हम बार्ले प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो एज द फार्मर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई, राइट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई, दो है। अब जैसे फार्मर मूव हो रहा है ए से ई, तो दे प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ बार्ले एंड लेसर ऑफ वीट। हाउएवर टू ग्रो मोर बार्ले सम वीट मस्ट बी सैक्रिफाइस। ज़्यादा बार्ले ग्रो हो रहा है ए टू ई में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे बार्ले की प्रोडक्शन बढ़ रही है, वीट की कम हो रही है। बट आपको समझना है कि अगर बार्ले ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो वीट भी तो कम हो रहा है, वीट को भी तो सैक्रिफाइस कर रहा है फार्मर। तो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग बार्ले। The opportunity cost of growing barley is the cost of wheat that is being sacrificed to grow that barley. समझ आया? All the points on this graph of PPC, it shows maximum output जो प्रोड्यूस किया जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज से, और जिससे वेस्टेज भी ना हो। इससे बेटर प्लानिंग और डिसीजन ज़्यादा बेटर लिए जा सकते हैं बाय एंटरप्राइज एज वेल एज द गवर्नमेंट। बट आपको समझना होगा बेसिकली यहाँ पे हमने ये समझा है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी कि या तो वीट उग सकता है या बार्ले, या तो वीट ज़्यादा है या बार्ले कम हो सकता है, या बार्ले ज़्यादा होगा तो वीट कम होगा। बट अगर बार्ले की प्रोडक्शन फार्मर बढ़ा रहा है तो उसके साथ साथ वीट की भी प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट, राइट। आपके लिए वो 3-4 वर्ड्स ऑफ टाइपिंग हो सकते हैं, बट फॉर मी इट मीन्स अ लॉट। सो अगर आपको समझ आता है तो भी बता दिया करो, अगर नहीं भी समझ आ रहा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। अब हम समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स डील किससे कर रहा है। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए वर्ड इकोनॉमिक्स को समझते हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओकिनोमिया, राइट, ओइकोनोमिया, which in turn is composed of two words, oikos and nimin, right? Oikos का मतलब है household and nimin का मतलब है management, मतलब management of household. So economics refers to the household management. Household management क्या है कि कैसे limited resources में और अनलिमिटेड वॉन्ट्स की सिचुएशन में ना सिर्फ फैमिली को बल्कि नेशन को प्लान करके एफिशिएंटली रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड्स, रूट वर्ड्स दोनों याद रखोगे। ओकिनोमिया दोनों को हमने ब्रेक डाउन किया ओइकोज एंड निमीन में। ओइकोज इज़ हाउस होल्ड, निमीन इज़ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यू कैन प्रोनाउंस इट एनी वे, बट प्लीज़ स्पेलिंग सही लिख के आना पेपर में। इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमने बेसिकली क्या समझा, इकोनॉमिक्स इज अबाउट household management. So in the presence of limited resources and unlimited wants, not just families but also nations must plan how to use their resources efficiently. Clearly सबको समझ आ गया इकोनॉमिक्स क्या है। ऊपर वाला एग्जाम्पल से रिलेट करो चीज़ों को, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। Now, since resources have competing uses, individual enterprise governments, they need to decide and they have to allocate their resources in the best direction possible, as these decisions affect the well-being of the people and the society as a whole. So discipline of economics basically deals with these choices and how these choices are being made by optimizing the use of limited resources to satisfy the needs and wants of human beings, right? ये explain करता है कि कैसे
डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज़ यानी कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में इकॉनमी में इंटरेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, how people work and earn wages, how wealth and resources are distributed, how prices are determined in the market, how education and technology are driving investment, how government policies and trade influences prices in the market, employment and so on. इन्हीं सब क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, आंसर कर रहा है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. हाउएवर, गुड डिसीजंस रिलाई अपॉन डेटा एंड एनालिसिस. अच्छा डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं? डेटा और एनालिसिस के बेसिस पे, ना कि गेस वर्क के बेसिस पे. तुक्का नहीं काम करेगा. इकोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट ऑल्सो, राइट? सो गुड डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं? डेटा से, एनालिसिस कर कर. फॉर एग्जाम्पल, फैमिलीज अपनी मनी को एलोकेट कर रही हैं अलग अलग चीज़ों में कि एसेंशियल आइटम पे हम इतना खर्चेंगे. एसेंशियल आइटम जैसे कि आपकी फूड, मेडिसिन, स्कूल की फ़ीस हो गई, स्कूल सप्लाइज हो गए, बुक्स एट्सेट्रा. सेकंड, आपके नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, टीवी हो गया, फ्रिज, एसी हो गया, या रेस्टोरेंट मील्स हो गए. एंड सेविंग्स. तो 3 स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं. पहला, हमारी एसेंशियल आइटम, ज़रूरत की चीज़ें. नॉन एसेंशियल आइटम्स जो डिज़ायर्स हो सकती है, वांट्स हो सकती है. एंड थर्ड, सेविंग्स. अकॉर्डिंगली मनी को हम एलोकेट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं कि इतना हम एसेंशियल पे खर्चेंगे, इतना नॉन एसेंशियल पे, और इतना मनी सेव करेंगे. ये होती है अच्छी प्लानिंग घर की. वैसे ही सोसाइटी लेवल पे गवर्नमेंट का देखते हैं. गवर्नमेंट भी अपना रिवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्सेशन से, और उसके बाद प्लान करती है कि अब इसको कहाँ पे खर्चा जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जाएगा या वेलफेयर प्रोग्राम्स के खर्चा जाएगा. वैसे ही एंटरप्राइजेस, बिजनेसेस भी मार्केट ट्रेंड्स, डिमांड, सप्लाई, इन सबको स्टडी करते हैं और अपने कस्टमर्स को समझते हैं और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर काम करते हैं. इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं इसी को कि अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स को, उनकी एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, एंड पोटेंशियल उसका आउटकम इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और कैसे इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेस और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प की जा सकती है इन डिसीजंस को लेने में. और ये सब डेटा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक सर्विस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनीज़ की होती है. एंड ऑल दिस एनालिसिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर डिसीजन के क्या प्रॉस कॉन्स हैं, क्या रिस्क हो सकता है, एंड क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है. द स्कोप ऑफ देयर वर्क इंक्लूड्स ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स. इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स यही सब देखते हैं. पहला वो देखते हैं पॉलिसी मेकिंग, यानी कि वो गाइड करते हैं गवर्नमेंट्स को कि कौन सी पॉलिसीज़ लाई जाए टैक्सेशन के लिए या वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए. सेकेंडली, रिसर्च एंड एजुकेशन. इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझते हैं एंड बाकियों को उसके बारे में एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं. बिजनेस कंसल्टिंग, फर्म्स को हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपनी एंटरप्राइज के की ग्रोथ को प्लान कर सकते हैं. फाइनेंस एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे बूम आने वाला है. ऑल दीज थिंग्स, राइट? देन की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स. ओके, बेसिकली ये डायग्राम यही दिखा रहा है कि देखो, इट्स वेरी सिंपल. अब आपको ये समझ आ जाएगा. यही सब तो हमने ऊपर समझा है. अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्या है? स्कैरसिटी है. स्कैरसिटी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है. चॉइस बिटवीन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे इकोनॉमिक्स डील करता है एंड इकोनॉमिक्स इन्हीं को आंसर करता है. पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए. सेकंड, कैसे प्रोड्यूस किया जाए. थर्ड, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. तो फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom. सो फंडामेंटल क्वेश्चन है. गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमिक में, बट किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएँ, किसकी नीड्स के लिए किए जाएँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे कि फार्मर हमने देखा, वाटर इंटेंसिव क्रॉप शुगर केन, पैडी या ग्रो करे, या मिलेट या पल्सेस ग्रो करे, राइट? क्या ग्रो करे, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा. तो शुगर केन वगैरह से हाई प्रॉफिट्स हो सकते हैं, राइट? एंड शुगर इंडस्ट्री, इन सबको सपोर्ट मिल सकता है. अगर मिलेट्स और पल्सेस किए जाएंगे तो उससे वाटर सेव होगा, सॉइल हेल्थ बढ़ेगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट होगा. यहाँ पे भी हमें समझना होगा एक चीज़, अगर उग रही है तो दूसरी को हमें
फॉर ग्रांट भी करना पड़ेगा, रिड्यूस भी करनी पड़ेगी उसकी प्रोडक्शन. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट शुगर केन इज़ द फोरग्राउंड गेन्स फ्रॉम सेव वाटर एंड इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ. तो इस टाइप ऑफ डिसीजन दैट वी हैव टू टेक शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी, और हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इसलिए समझना ज़रूरी हो जाता है. सिमिलर ट्रेड ऑफ्स और डिसीजंस कंपनीज, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स भी लेते हैं. ना द नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, क्या पर्पस है प्रोड्यूस करने का, राइट. एंड फर्दर हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हु विल बेनिफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन. क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, लोगों की डिफरेंट वांट्स हैं, अलग इकोनॉमिक लेवल्स, टेस्ट, लाइफस्टाइल, सब कुछ अलग है. सो प्रोड्यूसर्स हैव टू डिसाइड दैट विच ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दे वांट टू सर्व. फॉर एग्जाम्पल, शू एक कॉमन प्रोडक्ट है, बट अलग अलग टाइप्स ऑफ शूज़ आते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड परचेजिंग पावर. स्कूल शूज़ स्टूडेंट्स के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट. दे आर यूजुअली सिंपल इन डिज़ाइन, ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं. इसमें भी अलग अलग वैरायटी हैं. शूज़ फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हो रहे हैं. कौन से शूज़? स्कूल शूज़ बच्चों के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ऑफिस वेयर शूज़ प्रोफेशनल्स के लिए हम बनाना चाहते हैं, या हम स्पोर्ट्स शूज़ अपने एथलीट्स या फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए बनाना चाहते हैं, या हम कैजुअल शूज़ या स्लीपर्स बनाना चाहते हैं. सबका अलग अलग यूज़ है. स्कूल शूज़ स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, सिंपल होंगे, ड्यूरेबल होंगे, अफोर्डेबल होंगे, सिंपल होंगे. सेकेंड, ऑफिस वेयर प्रोफेशनल्स डालेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल डालेंगे, कंफर्टेबल होने चाहिए, फॉर्मल अपीयरेंस होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स शूज़, जो जिनके एथलीट्स के लिए, तो दे शुड बी लाइट वेट, फ्लेक्सिबल होने चाहिए. कैजुअल शूज़ या स्लीपर्स डेली यूज़ लोगों के लिए बनाएं, जो कंफर्टेबल हों बट अफोर्डेबल भी हों. So all these decisions for whom to produce also affects the materials that will be used, right. लेदर शूज़ जैसे कि ऑफिस गोअर्स डालेंगे, राइट. रबर या सिंथेटिक शूज़ स्पोर्ट्स प्लेयर डालेंगे, या फैक्ट्री वर्कर्स और पीपल हु नीड अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल फुटवेयर. सो प्रोड्यूसर्स हैव टू एनालाइज कि कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर पर्टिकुलर ग्रुप को वो सर्व कर रहे हैं, एंड हाउ मच डिमांड इज देयर इन द मार्केट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू प्रोड्यूस. दिस मेक श्योर दैट लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड वेल एंड नॉट वेस्टेड. समझ आया? एक प्रोडक्ट भी अगर आप सोच रहे हो, इतने सारे प्रोडक्ट्स में से उसमें भी कितनी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं. सो इट डिपेंड्स कि हु आर यू केटरिंग इट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि विच मेथड्स, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड फॉर दिस प्रोडक्शन. क्या ऑटोमेट प्रोसेस यूज़ किया जाए, मशीनरी प्रोड्यूस की जाए, या ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय किया जाए. Producers must select the right mix of factors of production, the land, labor, capital, technology. ये factors of production तो economics में बहुत important है. land, labor, capital, technology, इसी से ही production होती है मिलके. प्रोडक्शन या तो हम लेबर इंटेंसिव कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा वर्कर्स होंगे और कम मशीनरी यूज़ होगी. सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे मशीन ज़्यादा यूज़ होंगी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी और वर्कर्स कम एम्प्लॉय किए जाएंगे. यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब ज़्यादा लेबर पर रिलाई करती हैं, और जो इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ये सब ज़्यादा मशीनरी पे डिपेंड करते हैं, राइट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, राइट. तो बेसिकली जो चॉइस है प्रोडक्शन की, अब इसका इम्पैक्ट एकदम आ रहा है कि कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने लोग एम्प्लॉय हो पा रहे हैं या नहीं, या कितने को ले ऑफ हो रहे हैं. फर्दर कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्या कॉस्ट होता है कैपिटल का, कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ की जा रही है, नेचर क्या है प्रोडक्ट का. फर्दर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर रिलेटिव कॉस्ट एंड द लॉज एज वेल एज द रेगुलेशंस इन दैट कंट्री डिटरमाइन डिसीजंस टेकन बाय एंटरप्राइजेस. ये भी और ज़्यादा डिसीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, राइट. A garment manufacturer must choose between labor intensive and capital intensive method. If machines expensive हैं तो firm ज़्यादा labor पे rely करेगी, but अगर machine affordable है तो obviously enterprise चाहेगा कि मैं machine automation पे shift कर लेता हूँ. So the choice depends on the level of technology that is available, right, and उसकी cost क्या है. नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कस्टमाइज है और डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, दे रिक्वायर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, दे रिक्वायर स्किल्ड वर्क, लेबर, वो मशीन नहीं कर सकती है. बट अगर मास प्रोडक्शन करनी है,
गारमेंट्स की, तो उसके लिए मशीन सूटेबल है। एडिशनली अगर लेबर चीप है, इजीली अवेलेबल है, तो लेबर इंटेंसिव मेथड्स को प्रेफर किया जाएगा, राइट। बट अगर लेबर कॉस्टली है, स्कैर्स है, मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रही है, मशीन ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ रही है, तो एंटरप्राइज को तो अपना प्रॉफिट ही बढ़ाना है, वो फिर ज़्यादा मशीन एम्प्लॉय कर लेगा। गवर्नमेंट लॉज और रेगुलेशन जैसे कि लेबर लॉज, इंसेंटिव्स, ये सब भी इम्पैक्ट करते हैं इन सारे डिसीजंस को। सो ये हमने सारे फैक्टर्स देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। अब हम देख रहे हैं चॉइसेस लिए कैसे जा रहे हैं। सो द सिस्टम दैट डिफाइंस मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज इज नोन एज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक्स को हमने पढ़ा क्या है। सो जो सिस्टम ये डिसीजंस ले रहा है इकोनॉमिक्स के, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं हम इकोनॉमी में, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन कंज्यूम करेगा इसको, एंड किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, यही बेसिक हमारे पैरामीटर्स है ना इकोनॉमी के। तो ये जो डिसीजन ले रहा है उसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम कह रहे हैं। थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो हम यहाँ पे समझेंगे। पहला है प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड मार्केट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, एक एक करके समझेंगे हम। सबसे पहले है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये इकॉनमी प्लान्ड है, यानी कि यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट हो सकती है या प्लानिंग कमीशन हो सकती है, जो बेसिकली सारे डिसीजंस ले रही है मार्केट डिसीजंस के बारे में। कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, फॉर whom इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, उसी डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लान्ड इकोनॉमी में चीज़ें प्लान्ड है, यानी कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी है, चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है कि वो डिसाइड करे कि कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट और प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। नाउ एंटरप्राइजेज इस केसेस में ऑब्वियसली उनकी थोड़ी कम रोल होगा, दे विल हैव टू फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटीज़ टारगेट्स rather than market demand. They are heavily regulated by the गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सब कुछ, तो इसलिए गवर्नमेंट परमिट्स, लाइसेंसेस, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि एंटरप्राइज की जो फ्रीडम है, फ्रीली, एक फ्री मार्केट इकॉनमी जैसी नहीं होती है, उसकी जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसको गवर्नमेंट की लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के अंदर ही, के विद इन ही वर्क करना पड़ता है। सो इसकी वजह से कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अमंग प्राइवेट एंटरप्राइजेज। एज अ रिजल्ट एंटरप्राइजेज की मोटिवेशन थोड़ी कम हो जाती है टू इम्प्रूव क्वालिटी और इनोवेट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमीज आर फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। यू कैन लर्न दीज एग्जाम्पल्स, आंसर में लिखोगे तो ऑब्वियसली बेटर हो जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी समझ आ गई, जहाँ पे चीज़ें प्लान्ड है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि सरकार ही सब कुछ डिसाइड करी, और एंटरप्राइज को हमने यहाँ पे कम पावर दी है, बल्कि एंटरप्राइजेस पे परमिट, लाइसेंस लगा के, रिस्ट्रिक्शंस और लॉज के थ्रू उन्हें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ही फंक्शन करना पड़ता है। सेकेंड इज़ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी बेसिकली वो है जहाँ पर सब चीज़ें एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड नहीं करी है, यहाँ पे चीज़ें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करिए। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से सब डिसाइड हो रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम है। यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली जैसे रेफरी होता है ना फुटबॉल मैच में, वैसे फंक्शन कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी वो इंटरवीन करेगी। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, बट इट डज़ नॉट कंट्रोल प्राइजेज और प्रोडक्शन। जो ओनरशिप है, इसमें जो फैक्ट्रीज ओनर्स हैं, इनको बेसिकली हम यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है प्राइवेट ओनर्स को कि वो अपने डिसीजंस फ्रीली ले सके, राइट। अब इसमें क्या होता है, मेनी प्रोड्यूसर्स दे वांट टू इम्प्रूव, हैव बेटर क्वालिटी, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और दे माइट लोअर देयर प्राइजेज, इनोवेशन और इन सब पे ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स अगेन यूएस से लर्न कर लेना, यूएसए, जापान एंड हांगकॉन्ग। हाउएवर यहाँ पे गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बट लिमिटेड रोल है, ठीक है। ज़्यादा रोल हमारे फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई का हो रहा है।
देन नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी. मिक्स्ड इकॉनमी यानी कि दोनों का है, यानी कि यहाँ पे मार्केट भी है और प्लान सेंट्रल अथॉरिटी भी है. इसका एग्जाम्पल हमारी इंडियन इकॉनमी भी है, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उन्हें भी फ्रीडम है, बट साथ साथ गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इकोनॉमिक चॉइसेस में और डिसीजंस में. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है साथ में. एग्जाम्पल जर्मनी, स्वीडन, India post 1991 and China is an example. Even market economies like USA, Singapore, they also have significant involvement of the गवर्नमेंट. ठीक है, तो मिक्स्ड इकॉनमी में गवर्नमेंट और मार्केट साथ में काम कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर कर रही है फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रही है, अपने पब्लिक गुड्स पब्लिक सेक्टर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चला रही है. इसके साथ साथ मार्केट भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से भी चीज़ें चल रही हैं, प्रॉफिट बना रही हैं अपने बिजनेसेस, उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, इनोवेशन भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो मिक्स्ड इकॉनमी इज़ अ बैलेंस of the two models that we have studied of planned economy and market economy. इसका मिक्सचर है, दैट इज़ योर मिक्स्ड इकॉनमी, जैसे उस वर्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, सो इस चैप्टर से हमें समझ आया कि कैसे इकोनॉमिक्स हमारे चॉइसेस को डिटरमाइन करता है एंड हाउ रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड वॉन्ट्स आर लिमिटेड. उसकी वजह से दैट इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट अराइजेस. उसी की वजह से वी हैव टू मेक अ चॉइस and we have to keep in mind the opportunity cost while making our decisions. And these decisions are related to what? 3 types of questions. Tell me, what are these 3 questions? Very important. What, how, and whom, right? So what to produce, how to produce, and for whom to produce. And अलग अलग economic systems अलग अलग वे में ये डिसाइड करते हैं. जो हमने टाइप्स पढ़े उसमें हमने समझा कि ये अलग अलग वे में इनसे डील किया जा रहा है. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस बेटर विल हेल्प अस अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड हाउ एवरीडे डिसीजंस अराउंड अस, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम्स, टुगेदर दे शेप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द इंडियन economy, or let's say any economy, right? So understood. So economics basically deals with how individuals and societies are operating within the existence of limited resources and unlimited wants. And every economy faces the 3 central questions जो हमने देखे हैं, and different systems respond to it differently. Market economy relies upon private decisions, demand and supply से सब चल रहा है. Planned economy गवर्नमेंट कंट्रोल में है, and mixed economy दोनों को combine कर रही है. So this was all for this particular chapter. You can have a look at these questions as well. It will help you understand कि आपको कितना कैसे समझ आया है. So this was all about this particular chapter. It was a very interesting chapter. मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आया and पढ़ने में भी हमेशा से मज़ा आया. So that's all from my side. So do subscribe to my channel and see you all in my next video. I'll be coming up with many such more videos. Do let me know in the comment section if you liked my video. Even if you have any doubt, feel free to ask me. Thank you so much for staying till here. And thank you so much. See you all in the next video. Till then, happy studying. See you all in the next video. Bye bye.